हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो आप सभी का अपने चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। बच्चों, ये जो आपका बैच है ना, पुष्पा बैच, ये सब आपकी डिमांड पर ही मैंने इसको फ्री बैच यूट्यूब पर लॉन्च किया था और इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा फ्री निःशुल्क में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें प्रश्नावली 1.1। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपका वीडियो नंबर 4 होने वाला है। यानी इससे पहले बच्चों मैं, ठीक है, इससे पहले आपका 3 वीडियो और एक बेसिक सा वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को एक क्रम से बढ़िया से देख लें, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज का जो आपका प्रश्न है, ठीक है, हमने कहा था ना इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को बच्चों हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये है कि आपका कह रहा है यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9, यानी आपको इनका एचसीएफ दिया है, मासा आपको दिया है, तो कह रहा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। और ये आपका यूपी बोर्ड 2022, ठीक है, यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी यहां से, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है जो मैं आपको हल करा रहा हूं। और सभी बच्चे मन लगा के बढ़िया से तैयारी करिए, जिनका बोर्ड एग्जाम अभी फरवरी में होना है। और ऐसे बच्चे जो अभी 9th से 10th में गए हैं, 2025-26 के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो इसमें बच्चों आपको एचसीएफ दे दिया है, आपसे कह रहा है कि उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है, इसके पहले की वीडियो मैंने बताया था, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा हुआ करता है। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिएगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, a इंटू बी बराबर, ठीक है, a इंटू बी बराबर, ठीक, a इंटू बी क्या है भैया आपका, ये आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है, a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ हुआ करता है। ठीक, ए और बी आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी दो संख्याएं हैं। ठीक, ए और बी आपकी क्या है, दो अलग अलग संख्याएं हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा हुआ करता है। यही आपका फार्मूला है, इसी पर आप उठा के रख दीजिए और आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, चलिए आइए रखते हैं। तो ए और बी दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहली संख्या हमको दी गई है 306, ठीक, गुणे बी का मान कितना है, तो ये है आपका 657 बराबर एलसीएम। तो भैया आपको एलसीएम तो निकालना ही है। ठीक, तो एलसीएम आपको निकालना है, तो इसको लिखा रहने दीजिए वैसे, गुणे एचसीएफ। और माय डियर एचसीएफ आपको कितना दिया है, तो ये आपको दिया है 9। अब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, देखिएगा, इधर देखिएगा और समझिएगा, 9 इधर गुणा कर रहा है, यानी 9 इकन्नम 9, और इधर देखिएगा 9 त्रिक 27, बचा कितना है आपका बच्चों, तो 3 बचा हुआ है। ठीक, 27 3 30, अब ये हो जाएगा 36 और 9 चौक 36। यानी इधर हम लिख क्या सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो देखिएगा 34 गुणे का 657 बराबर का एलसीएम। ठीक, अब इसी का गुणा कर लीजिए, आपको एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक, तो इधर हम गुणा करके आपको दिखाते हैं, देखिएगा, यानी 657 को आपको गुणा करना है 34 से, तो कर दीजिए जल्दी से, फटाक से गुणा करते हैं। देखिएगा, तो 4 सते 28 हासिल आया आपका 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल आया आपका 2, ठीक है, 4 छंग 24, 2 26। अब 3 से करिए, 3 सते 21 हासिल 2 आया, 3 पचे 15, 2 17 और हासिल आपका 1 आया है। ठीक, माय डियर रसगुल्ला, आपको इसका सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और भाई मैं आपके लिए जब इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो प्लीज आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए भाई। इससे हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा, बढ़िया, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं तैयार करूंगा। तो प्लीज इतना जरूर कर दिया करें, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है यदि HCF 225 कामा 60, ठीक है, इसके HCF को क्या लिखा जा रहा है, इधर देखिएगा। तो इसके HCF को लिखा जा रहा है 225 गुणे 5 माइनस का 10x। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक। तो कह रहा है यक्स का मान क्या होगा माय डियर, इसको आप फाइंड, ठीक है, यक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाइए। तो खैर कोई बात नहीं है, इसके HCF को दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका HCF ज्ञात करते हैं, दोनों का तुलना कर देंगे, हमारा यक्स की वैल्यू आराम से निकल आएगी। चलिए तो ज्ञात करते हैं। इधर लिखा है 225 आपका, ठीक। तो ये लिखिए आप 225 बराबर का, ठीक। और फिर हम नीचे लिख देते हैं आपका 60। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और ये क्या होता है, कैसे हम लोग हल करते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हल कराया था। तो मतलब प्रीवियस, ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज वहां से जाके जरूर आप देखें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 60 का कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बिल्कुल आसानी से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। ये आपका हो क्या सकता है, देखिएगा इधर, तो ये आपका होगा 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यानी 2 दूनी 4, और चर तिहैया 12, 12 पंचे 60। तो ये आपका 60 का अभाज्य गुणन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 2 दूना 4, चर तिहैया 12 पंचे 60, ये आपका 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहां आपका 25 लिखा हुआ है, ठीक, सॉरी, ये आपका लिखा है 225। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड हम इधर से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए 225 लिखा है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं हम सबसे पहले। और मैंने आपसे कहा था ना बच्चों कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको काटते हैं और एक क्रम से इसको हम करते चलते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर उसके बाद आपका 5 से, फिर 7 से, और इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको चेक करते हैं किस संख्या से विभाजित हो रहा है बच्चों। तो आइए देखते हैं। ये आपका सबसे पहले 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, एक बचा है, 3 पचे 15। अच्छा, फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 3 दूना 6, एक बचा है ना, 3 पचे 15। अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, और 5 इकन्ना 25। यानी हम, ठीक है माय डियर, हम इसके अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 3 की घात 2। तो यहां हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ठीक। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, यहां आपसे HCF की बात कर रहा है, ठीक। तो आपको निकालना है माय डियर रसगुल्ला, इसका HCF निकालना है आपको, ठीक है। HCF होता क्या है, मैंने आपसे इसके पहले भी बताया था कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। तो सबसे पहले आप इसमें उभयनिष्ठ ढूंढिए, दोनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो भैया दोनों में कॉमन आपको जरा गौर से देखिए, तो ये देखिए इधर से आपको 3 दिखाई दे रहा है और इधर आपको 5 दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ठीक। और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है आपका, ठीक है, HCF मासा होती है। इस बात को, इस पॉइंट को भली भांति समझ ले और नोट कर दें, नोट कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर देंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ट्विस्ट है और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे छोटी घात, ठीक है, 3 की सबसे छोटी घात भाई क्या होने वाली है आपका, तो ये है आपका 3 गुणे, ठीक, और 5 की सबसे छोटी घात आपका 5 है, ठीक। यानी आपका HCF क्या निकल के आएगा, 3 पचे 15। यानी माय डियर इसका HCF क्या होगा, 15 होगा। अब ये भी HCF है और इसके HCF को इस रूप में लिखा गया। अब हम दोनों का क्या कर लेंगे बच्चों,
अब हम करेंगे भैया दोनों का तुलना कर लेंगे, ठीक। यानी हम 15, ये जो हमारा एचसीएफ आया है बराबर, इसको क्या लिखा है 225 गुणे, ठीक है 5 माइनस का 10x, ठीक। अब इसी को हम हल कर लेंगे और बच्चों हमारा x का प्यारा सा अच्छा सा मान हमें मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं भाई, इसको हल कर लेते हैं। तो इधर देखिएगा, इधर सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, तो इधर आपका ये 15 लिखा है, ठीक। और इधर आपका कुछ उभयनिष्ठ आपको कॉमन कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा भैया। तो जो आपका उभयनिष्ठ इधर 5 दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक। ये 5 कॉमन कर लिए तो देखिएगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे 225, ठीक। और ये 5 आपका कॉमन हो चुका है, माइनस का 5 दूना 10, ठीक। चलिए यहां तक हो गया। अब इधर देखिएगा 5 इकन्नम 5, 5 तिया 15, ये कट जाएगा, काट दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो 5 तिया 15, यानी इधर आपका 3 बचा है, बराबर का इधर क्या है 225 माइनस का आपका 2x। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका पक्षांतर हम करेंगे, ठीक। ये जो आपका माइनस का 2x लिखा, हम इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x। हमेशा जब भी पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाया करता है, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। अच्छा, इधर आपका क्या लिखा है 225 और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर, अब 225 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 222 हो जाएगा। और x बराबर, ठीक, 2 इधर गुणा कर उधर भाग करेगा, यानी 2 इकन्नम क्या निकल के आएगा 2 इकन्नम 2, ठीक। यानी x का मान, माय डियर मेरे प्यारे बच्चों, x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान आपका 111 निकल के आया है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपको बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि समय की मांग है कि पढ़ा जाए, समय की मांग है कि पढ़ा जाए और विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए। तानों के सब शब्द समेट कर, कि तानों के सब शब्द समेट कर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ लिख कर, ठीक है, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और एक अच्छा सा, एक अच्छी सी अपनी पहचान बनाइए बच्चों, ठीक है। आप लोगों को 95 पार, अब की बार 95 पार आपको, ठीक है, बनाना है यूपी बोर्ड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है यदि एचसीएफ 120 कामा 225 15, ठीक है, यानी इसके एचसीएफ को, ठीक है 15, सॉरी, यदि एचसीएफ 120 कामा 225 बराबर 15, इसका एचसीएफ यानी मासा आपको दिया है। तो कह रहा एलसीएम 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बताया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, आपका लासा गुणे मासा होता है। वही आप लगाइए और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर आप राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई करते हो, ठीक है, मैं सारे के सारे प्रश्न आपके और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका मेथड में क्लियर करा दूंगा। और हमसे पढ़ के आप फ्री में, निःशुल्क में, आप अपने बुक का, ठीक है, जो भी आपके स्कूल में बुक लगी हो उसको, ठीक है, आसानी से आप उसका सलूशन कर सकते हैं और उसका धुआं कर सकते हैं। और विशेषकर, ठीक है, जो बच्चे आपके राजीव पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं एक एक क्वेश्चन का सलूशन दूंगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको इसका पीडीएफ, सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्लीज आप वहीं से अपनी सुंदर सी नोट्स तैयार करें। चलिए तो क्या लिखेंगे, इधर देखिएगा, हम लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, और ये दो संख्याएं हमारी क्या है, ए और बी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी पर उठा के रख देना है और आसानी से हल कर लेना है। ठीक, दोनों संख्याएं क्या है? पहली संख्या आपकी 120 है, ये लिख दीजिए, गुणे भी दूसरी संख्या भैया आपका 225 है, वो रख दीजिए, बराबर एलसीएम। नहीं, यहां आपको बच्चों दिया गया है एचसीएफ दिया है, एचसीएफ यानी एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम आप वैसे लिखा रहने दीजिए, गुणे एचसीएफ आपका 15 है। ये जो भी आपको मान दिया गया उसको पुट कर दीजिए। अब आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया हल कर लेते हैं। तो देखिए ये होगा क्या आपका, इसको थोड़ा काट देते हैं जिससे आसान हो जाए। तो 15 इकन्नम 15 और 15 15 में आपका क्या होता है? ये होता है आपका 225 होता है भाई। अब क्या करना है आपको? यहां से आपका 120 और गुणे ये आपका 15 बराबर आपका एलसीएम, मतलब बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? एलसीएम बराबर, ठीक, आइए 15 से गुणा करते हैं, 15 0 0 15 15 0 0 15 दूना 30, हासिल आया आपका 3। ठीक है, 15 इकन्नम 15 15 3 18, यानी माय डियर जो आपका एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर 1800, यही आपका आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आपको देखिएगा, यदि आप हमसे पूरा शुरू से स्टार्टिंग से लेकर पूरा अंत तक आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं, तो आपको जरा सी एक भी परसेंट की किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और फ्री में आपको पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सलूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12, ठीक, 3 गुणे 12 गुणे का 101 प्लस का 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, आपको इसकी व्याख्या करके आपको बताना है। तो चलिए भैया इसको हम लोग हल करते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया था? तो हमने आपको पढ़ाया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो वहीं से अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल हुआ करता है। यानी हम एक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए उसी का यूज करते हैं और हल करते हैं, बताते हैं। लिखा क्या हुआ भैया? तो 3 गुणे 12, ठीक है, गुणे का 101 प्लस का 4, ठीक, एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इसे आपको बताना है। 3 गुणे 12 गुणे का 101 प्लस का 4, आइए हल करते हैं और इसको बताते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हल कर लीजिए जल्दी से। तो इधर देखिएगा, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या आपका, ठीक, गुणा कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। ठीक, 12 3 36, ये गुणे का क्या लिखा है? 101, ठीक, प्लस का ये आपका 4। अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए, अब हम 36 का गुणा करेंगे 101 में, बारी बारी से करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 36 इकन्नम 36, अब यहां पर 36 मैंने इसलिए लिख दिया है बच्चों क्योंकि बीच में 0 लिखा है। 36 का नाम 36 का 6 लिखते हैं, हासिल 3 आता, और 3 0 में जोड़ेंगे तो फिर से वही 3 आ जाएगा। ठीक, और फिर देखिए 36 इकन्नम 36 प्लस का क्या है आपका? ये 4 लिखा है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 36 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 36 40। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 36 40 आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी एक भाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपकी एक भाज्य संख्या, ठीक है, कैसी संख्या है? ये आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक, ये आपकी एक भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ठीक, ये आपकी एक कंपोजिट नंबर है। कारण क्या है कि इसके 2 से अधिक, हमने आपसे कहा था ना
कि अभाज्य संख्याएं वो हुआ करती हैं भाई जिनके दो से अधिक गुणज हुआ करते हैं, तो इसके दो से अधिक गुणज हैं कि नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अभाज्य संख्या आपकी वो होती है बच्चों जिनके केवल और केवल दो गुणज हुआ करते हैं। दो गुणज कौन से होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या हुआ करती है। तो ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे भाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अन्य बच्चों तक जरूर इसको शेयर करें, तो जिससे जो मेरा मिशन है मैं अपने मिशन में कामयाब हो पाऊं कि पूरे भारत के यानी संपूर्ण भारत के बच्चे पढ़ेंगे फ्री में, निःशुल्क में। और मुझे समाज के हर बच्चे तक, हर पिछड़े लोगों तक मुझको पहुंचना है, क्योंकि सारे बच्चे आसानी से पढ़ पाए, किसी का पढ़ाई छूटने ना पाए, किसी का कोई नुकसान ना हो बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक भाज्य संख्या है। अब देखिए, तो अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भाई आपसे, 18 और 17, ठीक, 18 और 117 के एचसीएफ को, ठीक है, 18m, ठीक, 18m माइनस का 117, ठीक, 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी भाई आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी आपको बताना है। यानी यहां पर आपसे एक साथ दो प्रश्न कर रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को एकदम धुआं कर देंगे। आइए देखिएगा, ठीक है, एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है, तो भैया सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। ठीक, ये क्या दिया है 18 और दूसरी संख्या क्या है आपकी 117 है, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या तैयार करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे, और उसके बाद तो ये सवाल बिल्कुल इजी होने वाली है भाई। ठीक है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर देखिएगा, ठीक, हम लिखेंगे 2 गुणे, ठीक, 3 की घात 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बिल्कुल छोटी संख्या थी तो इसलिए हम लिख लिए, नहीं अभी गुणनखंड विधि से हम इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। सबसे पहले 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 दूनी 18। अब 117 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 9 117, यानी 3 की घात 2 गुणे 13। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, 3 की घात 2, 3 तरीका 9 और 13 9 117, ये छोटी संख्या थी तो हम बहुत आसानी से इसका क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड तैयार कर लिए। अब भैया इसके एचसीएफ की बात कर रहा है ना, इसके एचसीएफ को ये लिखा जाता है, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, दोनों का तुलना कर देंगे, हमारा यम का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए भैया, तो इसका एचसीएफ ये देखिए, इसका एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ होता क्या है बच्चों, तो हमने आपसे कहा था ना कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। तो उभयनिष्ठ क्या है बच्चों, तो यहां पर जो आपका उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं ना, ये देखिए उभयनिष्ठ आपका 3 है केवल, और कोई संख्या उभयनिष्ठ है ही नहीं कॉमन इसमें। ठीक, और 3 की घात 2 है, और 3 की घात 2 यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ बराबर क्या निकल के आएगा, 3 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका यहां से एचसीएफ आया है। अब दोनों की तुलना करिए, तो एचसीएफ कितना आया है बच्चों, ये आया है आपका 9, और ये एचसीएफ दिया क्या है आपको किस रूप में, ये दिया है आपको 18m माइनस का 117 के रूप में दिया है। दोनों का भैया तुलना कर देंगे और यम का मान आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिएगा इधर, तो होगा क्या कि ये 9 और माइनस का 117 आप देख रहे हैं ना, इसका हम पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 117 हो जाएगा, बराबर का 18m। पक्षांतर करने पर हमेशा मेरे प्यारे बच्चों आपका चिन्ह बदल जाता है। अब इसमें ऐड कर दीजिए आप, ठीक,
117 में आप जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई आपका? ये आएगा आपका 126 आएगा, ठीक है। बराबर का 18m। अब देखिए इधर ये गुणा कर रहा, इधर भाग कर दीजिए। 18 इकन्नम 18, ठीक है। 18 इकन्नम 18 और 18 सत्ते कितना होता? 126। यानी यम का मान बच्चों आपका क्या निकल के आएगा? ठीक है, यम का मान माय डियर आपका 7 निकल के आएगा। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। अब भैया आपसे एक क्वेश्चन इसी में और कर रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 18 और 117 का आप एलसीएम बताइए, ठीक। तो अभी अभी हमने आपसे कहा था ना, क्या कहा था? इधर देखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम, ठीक है, गुणे एचसीएफ, ठीक। ये फार्मूला बहुत काम का है, इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, ठीक है, क्योंकि इससे, ठीक है, और मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं यहां से बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% प्रश्न बनते हैं, यहां से प्रश्न छपने वाले हैं। अभी आपने देखा था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का मान रखेंगे और अपना आंसर, ठीक है, अपना आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए और बी का मान रखिए भाई। तो ए का मान क्या दिया है भाई? तो ये आपको दिया है 18 गुणे, बी का मान क्या दिया है बच्चों? तो ये आपको दिया 117। एलसीएम, ठीक, हमको एलसीएम ही तो निकालना है, ये एलसीएम निकालना है, गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ बच्चों कितना निकल के आया है आपका? ठीक है, ये देखिए, ये आपका एचसीएफ यहां पर 9 निकल के आया था कि नहीं? तो यही उठा के आप पुट कर दीजिए, बस आपका काम हो चुका है, ठीक। थोड़ा सा काट देते हैं। 9 इकन्नम 9, 9 दूनी 18। अब आप क्या करिए बच्चों, यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? यानी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे आपका 117, 2 गुणा, ठीक है, 117 बराबर का एलसीएम। यही आपका आंसर होने वाला है। गुणा करिए तो 2 7 14, ठीक है, 2 इकन्नम 2 1 3, 2 इकन्नम 2, ठीक है, एलसीएम, ठीक। यानी आपका एलसीएम बराबर भी क्या निकल के आया मेरे भाई? ये आपका निकल के आ गया है 234। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। पहला आंसर हमसे पूछ रहा था कि यम का मान बताइए, तो सबसे पहले हमने दोनों संख्याओं का क्या तैयार किया? एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकाल के हमने क्या कर दिया? ठीक, जो हमको एचसीएफ दिया था उससे हम लोगों ने तुलना कर दिया, तो हमारा यम का मान पता चल गया और यम का मान ये निकल के 7 आ गया है, ठीक। फिर हमसे कह रहा था कि आप इसका एलसीएम बताइए, तो मैंने आपसे कहा था ना भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। दोनों संख्याएं रख दी और हल कर लिए और हमारा एलसीएम मेरे भाई क्या निकल के आया है? 234 निकल के आया है। तो आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, आप ये बताइए, ठीक है। और ये बहुत ही आसान सा प्यारा सा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। हाँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका 6 है ना, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? के अभाज्य, ठीक, के अभाज्य गुणनखंड हम तैयार कर लेते हैं, ठीक। इधर देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 3 6, ठीक। 0 पर समाप्त हो सकता है, सबसे बड़ी बात यहीं पर हमारा ट्विस्ट है। ये देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकता है। भाई कहां से होगा? कहां से हो सकता है बताइए? देखिए अगर हम 6 की घात यहां n लिख दें तो क्या करेंगे? इसकी भी पावर आपका n हो जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हैं ना? 0 पर कहां से समाप्त होगा बताइए? 2 3 अच्छा, क्या किसी कंडीशन पर आपका 0 आने वाला है? कारण क्या है उसके पीछे का रीजन समझिए, ठीक है। चूंकि इधर देखिएगा जो हम लिख रहे हैं, चूंकि 0 के लिए, ठीक, 0 के लिए 2 और 5
बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2 और 5 का होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2 और 5 का होना आपका जरूरी है। और यहां आप गौर से देखिए, ठीक है, रीजन देखिएगा, क्योंकि आपका 0 के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, क्योंकि बिना 2 और 5 के आपका 0 आएगा नहीं। 2 पंचे 10, बिना इसके 0 होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, देखिएगा रीजन क्या लिखेंगे, 6 की घात n, ठीक, 0 पर समाप्त, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और आगे भी दिया है, कह रहा भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है ये बताइए। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं आपका। ठीक, एक एक करके हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि भाज्य संख्याएं ये क्यों है, आपको ये कारण बताना है। और इस टाइप के प्रश्न भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संख्या उतार लीजिए, क्या दी गई है। तो ये सबसे पहले हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, पहली कंडीशन में 7 गुणे 11, ठीक, फिर क्या है, गुणे का 13 है, फिर उसके बाद प्लस का ये 13 दिया हुआ है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आपको 13 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम 13 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो इधर देखिएगा, बचा ये आपका, इसका आप गुणा कर लीजिए। ठीक, 11 सते 77, और अब यहां गुणे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस 13 ही करना, ये आपका 13 हो जाएगा। अब इधर देखिए अगले स्टेप में, तो 13 गुणे का 77, एक कितना हो जाएगा, 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 अट्ठे आपका 104। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 13 अट्ठे 104, 4 का 104 का हम 4 लिख देंगे, हासिल कितना आया आपका, तो ये आपका 10 आया हुआ है। 13 सते 91, ठीक, 13 सते 91, और 91 में जब आप 10 जोड़ेंगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा आपका 101, ये हो जाएगा आपका 101, यानी 1014 निकल के आया है। अब देखिए 1014 आपका क्या है, 1014 आपकी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं आपको ये बताना है। ठीक, तो ये आपकी एक भाज्य संख्या है, ठीक, भाज्य संख्या है। और आपसे अगला प्रश्न कर रहा है क्यों है, भैया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, यहां लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, अंक गणित, ठीक है बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक, क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमसे क्या कहती है, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हुआ करता है। तो एक तो हम लोगों ने बता दिया, अब दूसरा जो आपको दिया है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। इधर संख्या क्या लिखी है आपका, ये लिखा है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे का 3 गुणे 2। ठीक, देख रहे हैं ना, 3 के बाद आपका 2 लिखा है, फिर गुणे का 1, फिर क्या लिखा है, प्लस का 5 लिखा हुआ है भाई। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, गुणा करते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से हम सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। इधर देखिएगा, तो क्या होगा,
एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा आपका। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक से गुणा करेंगे तो आपका वही आने वाला है। तो एक दो के दुई, दो तिया छह, छह चौको 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ है 120। देखिए, दो तिया छह, छह चौको 24, 24 पंचे आपका 120। और गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, और 6 सते आपका कितना होता है? 42। ठीक, इधर प्लस में क्या लिखा है? ये आपका 5 लिखा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। ये 0 आप लिख लीजिए, 12 से गुणा करिए, 0 लिख लीजिए, 12 दूनी 24, हासिल आया आपका 2। ठीक है, बर चौक 48, 48 और 2 कितना होता है? 50, प्लस का 5। अब ऐड करें कितना आएगा? तो 5045 हो जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों आपका कितना निकल के आया है माय डियर? ये आपका आया है भाई, जब ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा? 5045 आएगा। अब ये भी कैसी संख्या है? ये आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपकी कैसी संख्या है? तो ये आपकी एक भाज्य संख्या है। और कह रहा है तो फिर क्यों है भैया? आपको ये बताना है। ये भाज्य संख्या आपकी क्या है? तो इसके पीछे का भी रीजन आपका यही है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमारी क्या कहती है कि एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बड़ी है, तो आप इसको देख के डरे नहीं बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैं आपको चुटकियों में इसको समझा दूंगा। आइए देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक वृत्ताकार पथ है आपका, तो कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, कोई बात नहीं। एक वृत्ताकार पथ दिया है आपको खेल के मैदान के चारों ओर। ये देखिए इधर। ठीक, तो ये आपको दिया क्या था कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहली चीज तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका खेल का मैदान हो गया। ठीक है, और ये वृत्ताकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका कैसा है? तो ये आपका भाई वृत्ताकार पथ है। ठीक, ये आपका वृत्ताकार पथ दिया है आपको। चलिए, तो ये आपका वृत्ताकार पथ आपको दिया गया है। बात समझ रहे हैं? इसी में ये दोनों चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, सोनिया और रवि। ठीक, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है? सोनिया को, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं? ये सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सोनिया, ठीक, सोनिया को एक चक्कर, ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, ये आपको दिया है 18 मिनट दिया है बच्चों। इसी प्रकार से रवि को एक चक्कर लगाने में, तो यहां लिखेंगे रवि को, ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों का ये अलग अलग टाइम है और एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही स्थान से वो लोग चलना प्रारंभ करते हैं।
कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको जानते हैं क्या करना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, 18, ठीक है, और ये आपका 12। अपने सिलेबस में दिया क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एलसीएम तैयार कर लेना है। तो यहां पर 18 लिखा, 18 का हम अभाज्य गुणनखंड तैयार करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 9 18, 2 गुणे हम 3 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 तरीका 9 और 9 दूना 18। अच्छा, यहां पर 12 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यानी 2 दूना 4 और 4 तिहाइयां 12। ठीक, तो बच्चों आपको निकालना क्या है, इसका आपको निकालना इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, जब भी आपसे इस तरीके का आपसे प्रश्न किया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए उभयनिष्ठ क्या है, ये देखिए 3 दिखाई दे रहा है, इधर आपका 2 भी दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी घात लीजिए। ठीक, तो यहां सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 और 3 की घात 2, ठीक, ये लिख लीजिए, गुणे 2 की घात 2, ये, और कुछ बचा नहीं है कि हम उसको लिखे। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 9, गुणे 2 की घात 2 का मतलब 4, यानी 9 चौक 36, यानी बच्चों 36 मिनट बाद, ठीक, 36 मिनट बाद, ठीक, 36 मिनट बाद वे दोनों, ठीक है, पुनः मिलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 36 मिनट के बाद वो दोनों यानी रवि और सोनिया फिर आपस में मिलेंगे। तो ये इसका था प्यारा सा एकदम अच्छा सा सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसका सुंदर सा पीडीएफ में बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।